नमस्कार साथियों व प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मनीष बोचीवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था, जिसका भाग नंबर 1 आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि के बारे में। तो जनसंख्या वृद्धि जो होती है वो क्या होती है, तो इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है केवल लोगों की संख्या में वृद्धि या उसके अंदर बढ़ना ही जनसंख्या वृद्धि नहीं होता, बल्कि माइनस अगर या ऋणात्मक हो रही है, वो घट रही है, तो इन दोनों को संयुक्त रूप से हम क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि बोल सकते हैं। केवल वृद्धि होना या प्लस होना या इंक्रीज होना केवल वृद्धि नहीं है, जिसको हम वृद्धि नहीं बोल सकते हैं, बल्कि हम वृद्धि या जनसंख्या वृद्धि जो है वो किसे बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या में परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। यानी कि एक किसी निश्चित स्थान के ऊपर, जैसे ये कोई निश्चित स्थान है, इस निश्चित स्थान पे और निश्चित समय के अंदर यहाँ पर लोगों की संख्या के अंदर कितना परिवर्तन आता है। वो परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है, वो परिवर्तन ऋणात्मक भी हो सकता है। यानी कि लोग बढ़ भी सकते हैं और लोग घट भी सकते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, जनसंख्या वृद्धि बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो भारत की जनसंख्या की बात करते हैं तो 2001 में लगभग जो भारत की जनसंख्या थी वो 102 करोड़ के आसपास थी, और 2011 के अंदर ये जनसंख्या लगभग 121 करोड़ के आसपास हो गई। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ या धनात्मक वृद्धि हमें देखने को मिली। कहाँ पे, जनसंख्या के अंदर धनात्मक वृद्धि देखने को मिली भारत के अंदर। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये देखिए एक निश्चित समय अंतराल है, और निश्चित समय अंतराल और निश्चित जगह के ऊपर जो होने वाली जो ग्रोथ है या वृद्धि है, उसको हम जनसंख्या वृद्धि बोल सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि जो है वो जनसंख्या में परिवर्तन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, और इसे प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी कि पीछे की तुलना में वर्तमान समय में, यानी कि 2001 की तुलना में जब हम भारत की बात करते हैं तो 2001 की तुलना में 2011 में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है वो वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी, इस आधार पे हम इसको प्रतिशत के अंदर भी व्यक्त कर सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को। उसके बाद में जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, यानी कि वहाँ पे आर्थिक प्रगति या इकोनॉमिक जो गतिविधियां हैं या इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं वो किस आधार पे बढ़ रही हैं, सामाजिक उत्थान कैसा हो रहा है, वहाँ की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण सूचक होती है। यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो वहाँ का सामाजिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ का आर्थिक विकास किस प्रकार से हो रहा है, वहाँ का सामाजिक उत्थान जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, ये सभी बात के सूचक है कि जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है या घट रही है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि की आधारभूत संकल्पनाएं कौन कौन सी हैं और आधारभूत संकल्पनाएं किस आधार पे काम करती हैं। अब सबसे पहला पॉइंट है जनसंख्या की वृद्धि, और जनसंख्या की वृद्धि या पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो किस आधार पे हो रही है, या पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है वो आप किस को बोलेंगे, तो समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए हमने देख लिया है एक समय के अंदर, समय की जब हम बात की है तो समय के अंदर हमने बात की है 2001 और 2011 की। 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग 102.7 करोड़ के आसपास थी, और वहीं 2011 में लगभग 121 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या हो जाती है। तो इसमें जो परिवर्तन हुआ है इसको हम पॉजिटिव या धनात्मक परिवर्तन बोल सकते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जनसंख्या क्या हुई है, बढ़ी है। उसके बाद में दर को व्यक्त करने के लिए, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि दर जो है वो किस प्रकार से, वृद्धि दर को हम किस में व्यक्त करेंगे, जनसंख्या की वृद्धि दर को हम प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। अब है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। प्राकृतिक वृद्धि दर,
अब किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से बढ़ने वाली जनसंख्या को हम प्राकृतिक वृद्धि कह सकते हैं। यानी कि कोई भी दो समय अंतराल हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं 2001 और 2011 का, ये समय अंतराल हैं दो। इनमें जन्म लेने वालों की संख्या यानी कि बर्थ रेट बोल सकते हैं और डेथ रेट है। यानी कि बर्थ रेट अगर ज़्यादा है और डेथ रेट जो है वो क्या है, कम है, तो इन दोनों के आधार पे जो जनसंख्या बढ़ी है उस जनसंख्या को हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर बोल सकते हैं। या प्राकृतिक वृद्धि दर निकालने के लिए हम जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में से या जीवित जो बच्चे हैं उनमें से मरने वालों की संख्या जब हम घटा देते हैं तो हमारे सामने क्या निकल करके आ जाती है, प्राकृतिक वृद्धि दर जो है वो निकल करके आ जाती है। अब है जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, यानी कि वास्तविक वृद्धि को हमें ज्ञात करने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स भी काम करते हैं, कुछ ऐसे कारक भी काम करते हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक जो हमने पीछे की वीडियो में हमने पढ़ लिए हैं। अब जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हो सकते हैं, वो सभी जो है वो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि के अंदर काम करते हैं। तो जब हम वास्तविक वृद्धि की बात करते हैं तो इसमें जन्म दर काम करती है, यानी कि बर्थ रेट काम कर सकती है। उसके बाद में इसमें डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर काम कर सकती है और इसके अंदर माइग्रेशन काम करता है। इसी आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, वास्तविक वृद्धि जो है वो इसकी निकाली जा सकती है। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि निकालने के लिए हमें देखिए इसमें एक सूत्र दिया गया है या फॉर्मूला दिया गया है, वो है जन्म माइनस मृत्यु और इसमें प्लस कर देते हैं आप्रवास और उत्प्रवास। आप्रवास और उत्प्रवास क्या होते हैं, जब हम प्रवास वाले चैप्टर को हम पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, और प्रवास वाला चैप्टर या प्रवास वाला जो बिंदु जो जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है वो इसी के अंदर पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में आगे चलते जाइए। अब देखिए जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि जो है वो क्या हो सकती है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि या पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो किसको बोला जा सकता है, पॉपुलेशन की। यह तब होती है जब दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर और मृत्यु दर से अधिक हो। यानी कि जन्म दर जो है यानी कि बर्थ रेट जो है, बर्थ रेट कैसी रहनी चाहिए, ज़्यादा रहनी चाहिए, और मृत्यु दर क्या होनी चाहिए, अधिक हो। दो समय अंतरालों के बीच जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, यानी कि डेथ रेट जो है वो क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और बर्थ रेट जो है वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और इसके आगे बात कर रहा है कि अन्य देशों से लोग स्थायी रूप से उस देश में प्रवास कर जाएं, यानी कि अन्य देशों से जो भी लोग आ रहे हैं वो प्रवास करके यहाँ पे आ जाएं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि बोला जा सकता है। उसके बाद में ऋणात्मक, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था या फिर ये पॉइंट जो स्टार्ट किया था तो उसी समय हमने जान लिया था कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब केवल और केवल जनसंख्या के आंकड़ों का बढ़ना नहीं है, बल्कि इसमें आंकड़ों का बढ़ना और घटना दोनों को हम संयुक्त रूप से जनसंख्या की वृद्धि बोल सकते हैं। अब बोला है कि यदि दो समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कह सकते हैं। यानी कि जितनी जनसंख्या थी, जैसे एग्जाम्पल जो हम लेके चल रहे हैं, 2001 में जो जनसंख्या थी वो 102.7 करोड़ के आसपास थी, जो 2011 के अंदर 121 करोड़ हो गई। इसको तो हम बोल सकते हैं कि ये धनात्मक हुई है, पॉजिटिव हुई है, धनात्मक वृद्धि हुई है। लेकिन यहीं पे 121 करोड़ न होकर के ये 100 करोड़ तक अगर रह जाती तो इसको हम बोल सकते थे कि ये जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि है या नेगेटिव ग्रोथ इसको बोला जा सकता था। उसके बाद में है जनसंख्या परिवर्तन के घटक कौन कौन से हो सकते हैं जिसे हम जनसंख्या परिवर्तन हो सकती है। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, इंपॉर्टेंट है 12th क्लास वालों के लिए कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। इन्हीं के माध्यम से जनसंख्या के अंदर क्या आता है, चेंजमेंट आता है या बदलाव आता है। उसके बाद में है ऐशोदित जन्म दर। ऐशोदित जन्म दर को प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि ऐशोदित जन्म दर आप किसे कहेंगे, यानी कि प्रति 1000 स्त्रियों पर, 1000 स्त्रियों के ऊपर कितने जीवित बच्चों को जो है वो जन्म दिया गया, यानी कि उसके आधार पे हम क्या निकाल सकते हैं, ऐशोदित जन्म दर जो है वो निकाली जा सकती है। और ऐशोदित जन्म दर निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया गया है कि किसी वर्ष विशेष में
जीवित जन्म यानी कि कोई भी एक वर्ष विशेष है, जैसे 2023 यानी कि 2023 वर्तमान में जो चल रहा है, इस वर्ष के अंदर कितने जीवित बच्चे हैं और इस वर्ष के अंदर जो कुल जनसंख्या है वो इस वर्ष में मध्य जनसंख्या कितनी है और उसको मल्टीप्लाई या गुणा कर देते हैं 1000 से, तो हमारे सामने ऐशोदित जन्म दर जो है वो निकल करके आती है। उसके बाद में है मृत्यु दर। मृत्यु दर जनसंख्या परिवर्तन के अंदर अपनी सक्रिय भूमिका निभाती है। ये आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या परिवर्तन के अंदर 3 घटक काम करते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। तो यहाँ लिखा है कि मृत्यु दर जो है वो अपना एक अहम योगदान देती है। जनसंख्या वृद्धि केवल बढ़ती हुई जन्म दर से नहीं होती, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो केवल जन्म दर से नहीं होती अपितु घटती हुई मृत्यु दर से भी होती है। यानी कि मृत्यु दर है वो क्या है, घट रही है। इसके पीछे क्या फैक्टर्स काम कर सकते हैं कि जन्म दर भी बढ़ रही है और मृत्यु दर घट रही है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर्स जो है वो हम मान सकते हैं कि हमारी जो चिकित्सा सुविधा है उसके अंदर हमने डेवलपमेंट किया है कहीं ना कहीं। जैसे ही चिकित्सा सुविधा के अंदर हमने डेवलपमेंट किया या उसके अंदर विकास किया तो जन्म दर भी बढ़ी है और मृत्यु दर जो है वो घटी है, जिसकी वजह से जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है। यानी कि जनसंख्या के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ या जो हम बोल सकते हैं धनात्मक वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है। ऐशोदित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है, यानी कि उस क्षेत्र के अंदर कितनी मृत्यु दर जो है वो रही है। ऐशोदित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति 1000 जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यानी कि एक क्षेत्र विशेष के अंदर या 2023 की जब हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम फॉर्मूले के अंदर जब हम जाते हैं तो फॉर्मूला हमें क्या कहता है कि इस वर्ष के दौरान कि मरने वालों की संख्या कितनी है और उसमें जब हम इस वर्ष की अनुमानित जो जनसंख्या है उससे डिवाइड करेंगे या भाग देंगे और मल्टीप्लाई या गुणा करेंगे 1000 से, तो हमारे सामने क्या निकल करके आ जाएगी, ऐशोदित जो मृत्यु दर है वो हमारे सामने निकल के आएगी। उसके बाद में तीसरा फैक्टर जो काम करता है जनसंख्या परिवर्तन के अंदर, या तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक काम करता है जिसको हम प्रवास बोल सकते हैं, माइग्रेशन बोल सकते हैं। तो प्रवास जो है वो जन्म और मृत्यु के अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण घटक है जिससे जनसंख्या के आकार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं उद्गम स्थान कहलाता है। यानी कि ऐसे 2 स्थान हैं, जैसे एक स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, इसको ए पॉइंट बोला जाए और इसको बी पॉइंट बोला जाए, तो आप उद्गम स्थान किसे कहेंगे? तो उद्गम स्थान क्या बोला है, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, यानी कि ए पॉइंट से लोग बी पॉइंट की ओर जा रहे हैं, तो वह स्थान जहाँ से लोग गमन करते हैं, यानी कि ए पॉइंट से लोग क्या कर रहे हैं, गमन कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, उद्गम स्थान बोलेंगे। और जहाँ पे आगमन हो रहा है ए पॉइंट को यहाँ पे उद्गम स्थान बोला जाएगा, और जहाँ पे आगमन हो रहा है या जहाँ पे पहुँच रहे हैं, जैसे कि बी पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गंतव्य स्थान बोलेंगे। सरल शब्दों में के अंदर हम कह सकते हैं कि जहाँ से लोग जा रहे हैं, जिस स्थान को छोड़ करके लोग जा रहे हैं उसको हम उद्गम स्थान कहेंगे, और जिस स्थान पर लोग पहुंच रहे हैं, बी पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, गंतव्य स्थान जो है वो बोल सकते हैं। उसके बाद में उद्गम स्थान जनसंख्या की कमी को दर्शाता है और गंतव्य स्थान पे जनसंख्या बढ़ जाती है। वही डायग्राम वापस से लेते हैं तो इसमें बताया है कि जो उद्गम स्थान है जहाँ से लोग प्रवास कर रहे हैं, तो जैसे ए पॉइंट से लोग प्रवास कर रहे थे बी पॉइंट पे, जैसे ए से प्रवास करके गए तो यहाँ पे तो जनसंख्या क्या हो गई, कम हो गई, और जहाँ पे प्रवास करके पहुँचे वहाँ पे जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ गई। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रवास भी जो है वो जनसंख्या के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है जनसंख्या परिवर्तन के अंदर, और जनसंख्या परिवर्तन प्रवास के कारण भी होता है। उसके बाद में प्रवास जो है वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है, या मौसमी भी हो सकता है। अब स्थायी प्रवास यानी कि एक स्थान से व्यक्ति दूसरे स्थान पर प्रवास करके चला गया और परमानेंट या हमेशा के लिए वहीं का होकर के रह गया, तो उसको हम बोल सकते हैं कि प्रवास स्थायी है। उसके बाद में एक स्थान से दूसरे स्थान पे गया,
लेकिन कुछ समय अंतराल के पश्चात वापस अपने उद्गम स्थान पे आ जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि अस्थायी प्रवास है। लेकिन मौसमी प्रवास जो होता है वो ऋतु के अनुसार होता है या मौसम के अनुसार होता है। जैसे हम बात करते हैं, भारत के अंदर एक जनजाति है जिसका नाम है बकरवाल, और ये बकरवाल जनजाति जो है वो अपने मवेशी या जो पशु हैं उनको ऋतु के अनुसार इनका स्थान परिवर्तन करती रहती है। इसको हम बोल सकते हैं कि मौसमी प्रवास उन्होंने किया है। उसके बाद में प्रवास की धाराएं क्या हो सकती हैं? प्रवास के धाराएं अगर हम बात करें तो गांव से गांव की ओर प्रवास हो सकता है, नगर से नगर की ओर प्रवास हो सकता है, नगर से गांव की ओर प्रवास हो सकता है, और हम बोल सकते हैं कि गांव से नगर की ओर भी प्रवास हो सकता है। यानी कि ये प्रवास की धाराएं जो है वो 4 होती हैं। गांव से गांव हो सकता है, और उसके बाद में गांव से नगर हो सकता है, नगर से नगर हो सकता है, नगर से गांव की ओर हो सकता है। अब की बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रवास की धाराएं कौन कौन सी हो सकती हैं, वैसे प्रवास के प्रकार हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास भी हो सकता है, राष्ट्रीय प्रवास भी हो सकता है, तो कई प्रकार के प्रवास हैं। इसी आधार पे अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारा गांव से गांव की ओर प्रवास होगा, गांव से नगर की ओर प्रवास हो सकता है, नगर से नगर की ओर हो सकता है, नगर से गांव की ओर हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप्रवास क्या होता है। आप्रवास, प्रवासी जो किसी नए स्थान पर जाते हैं आप्रवासी कहलाते हैं। जैसे ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट की जब हम बात करें तो हम देख पाएंगे ये जैसे ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो क्या कहता है? प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं, जैसे हमने देखा था कि लोग माइग्रेट करके प्रवास करके बी पॉइंट पर जा रहे थे, तो ये क्या कहलाएंगे? इस पॉइंट के लिए ये क्या हैं? आप्रवासी हैं। और उसके बाद में उत्प्रवासी, प्रवासी जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं उत्प्रवासी कहलाते हैं। और ए पॉइंट से अगर ये गए हैं तो ए पॉइंट से गए हैं तो ए पॉइंट के लिए तो ये लोग क्या हैं? उत्प्रवासी हैं। और बी पॉइंट के लिए क्या हैं? आप्रवासी हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि क्या एक व्यक्ति उत्प्रवासी और आप्रवासी हो सकता है क्या? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों नहीं? इस बात का जो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जो है वो जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। उसके बाद में प्रतिकर्ष कारक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हैं कि प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से हो सकते हैं, अपकर्ष कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक जैसे बेरोजगारी है, रहन सहन की निम्न दशाएं हैं, राजनीतिक उपद्रव है, प्रतिकूल जलवायु है, प्राकृतिक विपदाएं हैं, महामारियां हैं, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे उद्गम स्थान को कम आकर्षित करते हैं। अगर आपको याद करना है कि प्रतिकर्ष कारक क्या हो सकते हैं, तो प्रतिकर्ष कारक की जब हम बात करें तो ऐसे कारक जो हमें अपने स्थान को छुड़वाने पर मजबूर करते हैं। क्या करने पर? छुड़वाने पर मजबूर करते हैं। अगर छुड़वाने पर मजबूर कर रहे हैं तो वो कौन से कारक हैं? प्रतिकर्ष कारक हैं। उसके बाद में अपकर्ष कारक, तो अपकर्ष कारक के अंदर जब हम बात करते हैं तो काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दशाएं, शांति और स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा तथा अनुकूल जलवायु जैसे कारण गंतव्य स्थान को उद्गम स्थान की अपेक्षा अधिक आकर्षित करते हैं। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे रोजगार है, रोजगार दोनों फैक्टर्स के अंदर या दोनों कारकों के अंदर काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। यही फैक्टर्स अगर अपकर्ष के तौर पे काम करे तो किस प्रकार से काम करेगा, और यही फैक्टर अगर अपकर्ष के तौर पे कैसे काम करे तो किस प्रकार से करेगा। ये बात भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर जो है वो बताएंगे। आपके कमेंट का या आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। जब तक हम ये सेशन करते हैं करते रहेंगे। और अगर आप इस चीज़ की पीडीएफ चाहते हैं या आज पढ़ाए गए जो भी बातें हैं उनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं ज्योग्राफी बाई MB सर, ज्योग्राफी बाई MB सर। ये सर्च करेंगे तो जो भी चैनल आए उसको ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद ये पीडीएफ जो है वो आपको दे दी जाएगी। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही वीडियो आपके लिए पहुंचाए जाएंगे जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक
पूरी जो एनसीईआरटी है वो कवर करवाई जाएगी। ये पूरी एनसीईआरटी आपके लिए हर कंपटीशन एग्जाम के लिए और 6 से 12 के अंदर जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए एक रामबाण जो है वो साबित होगी। और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, बढ़ाते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।